कक्षा 11वीं कॉमर्स, विषय व्यवसाय अध्ययन, अध्याय 5 व्यवसाय का नवीनतम रूप चल रहा था, जिसका आज 4th क्लास है। ठीक, 4th क्लास में हम लोग आज का टॉपिक है आउटसोर्सिंग की प्रकृति। आउटसोर्सिंग पहला पॉइंट बोलता है बाह्य व्यक्तियों के मध्य से कार्य कराना। बोलता है आउटसोर्सिंग व्यवसाय के बाहरी विशेषज्ञों से कार्य निष्पादन कराने की प्रक्रिया। उदाहरण, एक टीवी निर्माता या आपूर्तिकर्ता वार्षिक अनुरक्षण संविदा के रूप अपने ग्राहकों की शिकायतों का निवारण हेतु विशिष्ट तकनीकी फर्मों की सेवाएं ले सकता है। जैसे आप यदि किसी व्यक्ति को आप सामान बेचते हो, आप एक दुकानदार हो या एक आप शोरूम चला रहे हो और अपना प्रोडक्ट या अपना उत्पादित सामान को आप किसी ग्राहक को बेचे हो, तो आप उसको बेचने के बाद उसको सेवा देना ये निश्चित होता है कि आप उसको इस प्रकार की सेवा दो कि लगातार उसको आपसे कांटेक्ट में रहे। जैसे आप उसको विक्रय कर दिए सामान, विक्रय करने के बाद यदि आप उसके सामान में कोई दिक्कत आती है, कुछ टूट फूट जाता है या उसके सामान में कोई खराबी आती है, तो उसको बनवाने का काम भी किसका होता है? विक्रेता का होता है। अगर ऐसी सेवाएं हम लोग अपने ग्राहक को या उपभोक्ता को देते रहेंगे तो ग्राहक हमारे साथ निरंतर संपर्क में रहेगा और हमारी ही वस्तुओं को खरीदेगा। दूसरा बोलता है बेहतर गुणवत्ता की सेवा व उत्पादन को पाना। तो सही बात है, हर कोई चाहता है कि मैं जो उत्पादन किया हूं वह अच्छी से अच्छी हो और जो सामान मैं बेचा हूं तो जो ग्राहक पाएगा उसको अच्छी से अच्छी वस्तुएं प्राप्त हो। दूसरा, उसके बाद होता है आउटसोर्सिंग सेवाओं के मध्य से लोग बेहतर गुणवत्ता की सेवाएं या उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण, किसी विषय में विशेषता प्राप्त फैकल्टी वाला व्यक्ति उसी विषय के समान फैकल्टी वाले व्यक्ति की अपेक्षा बेहतर ढंग से पढ़ा सकता है। उसके बाद अगला बोलता है उत्पादों के परिणाम में सुधार। आउटसोर्सिंग उत्पादों की गुणवत्ता के साथ अपने परिणाम के सुधार करने की भी सहायक होता है। एक विशिष्ट कोरियर एजेंसी या ट्रांसपोर्ट कंपनी हर समय व्यवसाय में सेवा प्रदान करती है और वह भी एक बेहतरीन तरीके से। कंपनी अपने ट्रकों और गाड़ियों के ड्राइवरों की अपेक्षा कहीं उत्तम होती है। आप लोग देखे होंगे कि जो भी सामान हम लोग व्यवसाय में यूज करते हैं, चाहे वो गाड़ी हो गया या ड्राइवर हो गया या कोई भी अन्य सामान होता है, देखना उसमें कंपनी का या उस उद्योग का लोगो होता है, उसका ड्रेस कोड होता है, उस सामान के संबंधित। जैसे आप लोग देखे होंगे गैस की गाड़ी, जैसे हमारे यहाँ घर के आसपास कौन सी गाड़ी आती है? ज्यादातर सिलेंडर पहुंचाने वाली गाड़ी आती है। तो भारत गैस होगा तो भारत गैस का जो मोनो होगा उसकी गाड़ी में लगा होगा, भारत गैस का जो कलर होगा उसकी गाड़ी में पोता होगा। ड्राइवर जो होंगे वो उस कंपनी या भारत गैस के जो लोगो होता है उस कंपनी का ड्रेस को पहनेंगे, अर्थात संबंधित हर एक चीज उसको मिलता है। अगला होता है व्यवसाय का विस्तार। आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया सेवाओं और संसाधनों की एक श्रृंखला से बढ़ते व्यवसाय को जोड़ती है और आउटसोर्सिंग संसाधनों का उपयोग करके कोई व्यवसाय अपना आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। जैसे जैसे आप उनको सेवाएं दोगे, ग्राहकों को नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी दोगे, उनको अच्छे से ट्रीट करोगे, अर्थात उनको नई नई सेवाएं या अच्छे तरीके से सेवाएं उपलब्ध कराओगे, समय पर उपलब्ध अपने ग्राहकों की जो भी परेशानी है उसको दूर करोगे, तो सही तरीके से आपका विस्तार क्या, आपका व्यवसाय का क्या होगा? विस्तार होगा। अगला होता है बेहतर रहन सहन का स्तर। अच्छी चीजें मिलेगी, अच्छा उत्पादन होगा तो आर्थिक अच्छा होगा तो आपके रहन सहन के जो स्तर होंगे उसमें भी क्या होंगे? सुधार होंगे। अब आता है आउटसोर्सिंग की सेवाओं की आवश्यकता। हमको आउटसोर्सिंग की सेवाएं क्यों आवश्यक पड़ी? तो पहला होता है व्यवसाय का संवर्धन, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। दूसरा बोलता है अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए। अधिक आवश्यकता, मानव की आवश्यकताएं असीमित है। आप जानते हो कि मानव हर एक चीज में सीमित नहीं होता, उसकी आवश्यकताएं अनंत है। आवश्यकताओं में कोई अंत नहीं होता। जनसंख्या की वृद्धि होना स्वाभाविक है, अतः प्रत्येक उत्पादन व निर्माता का यह दायित्व है कि आउटसोर्सिंग सेवाओं के मध्य से अधिक उत्पादन करके लोगों की आवश्यकताओं को अधिक सीमा तक संतुष्ट करने का प्रयास करे। हर कोई चाहता है कि मेरा ग्राहक मेरे से संतुष्ट रहे और इसके लिए लगातार नए नए प्रयत्न करने चाहिए कि मेरा ग्राहक मेरे से संतुष्ट रहे और ग्राहक मेरे से लगातार बना रहे, मेरा ग्राहक मुझे छोड़ के ना जाए। अगर ग्राहक इधर उधर भटकेगा तो उससे उसके व्यवसाय को क्षति पहुंचेगी, उसके लाभ में कमी आएगी और एकाएक उसका व्यापार क्या हो जाएगा? समाप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगा। तीसरा पॉइंट बोलता है बेहतर गुणवत्ता के
उत्पादन को प्राप्त करना। हर कोई चाहता है कि मेरा जो उत्पादन है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो, हर कोई चाहता है। तो जब अच्छा उत्पादन कब होगा, जब आप अच्छी वस्तुओं का निर्माण करोगे, अर्थात ग्राहक आपके अच्छे होंगे, उनकी रुचि, उनकी स्वभाव, हर एक प्रकृति, उनके हर एक प्रकृति के बारे में जानोगे कि ग्राहक को किस प्रकार की वस्तुएं पसंद है, ग्राहक किस प्रकार की वस्तु का सेवन करना चाहता है, ग्राहक को किस कीमत की वस्तुएं प्राप्त होती है। अगर ग्राहक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर यदि आप उत्पादन करोगे तो उत्पादन अच्छे तरीके से होगा, आपका सामान भी अच्छा बिकेगा और आपको लगातार लाभ होता रहेगा। इसके हित लाभ बताया है, पॉइंट पढ़ रहा हूं, सुनेंगे। आउटसोर्सिंग का प्रमुख हित लाभ यह है कि आउटसोर्सिंग सेवाओं में रहते हुए व्यवसायिक प्रतिष्ठा अपनी मुख्य क्रियाकलापों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे को लाभ हो। तो इस लाभ को ध्यान में रखकर ही वो ग्राहकों को क्या करता है, संतुष्टि प्रदान करता है। और संतुष्टि प्रदान करने का मतलब होता है उसके लिए सेवाएं। जैसे आपके पास से ग्राहक कोई सामान खरीद के गया है तो आप उसको बोलोगे भैया काम करो, आप जाओ, मैं अपने व्हीकल, अपनी सामान गाड़ी से मैं आपका सामान पहुंचा दूंगा, ठीक। उसके बाद वहां से उतार के आपको घर में रखवा भी देगा, सेट भी करवा देगा। कुछ दिक्कत होगा तो आपको आपके दुकान से किसी मैकेनिक को भेज भी देगा, जहाँ उसका सामान सही करके आ जाएगा। अर्थात ये सब सेवाएं अपने ग्राहकों को देते रहोगे तो व्यवसाय की प्रतिष्ठा, मतलब व्यवसाय का नाम होगा। क्योंकि जानते हो हर ग्राहक उसको बैठे बिठाए, मतलब घर में बैठे बैठे सभी चीजें प्राप्त होनी चाहिए और संतुष्टि। इसीलिए तो हम लोग व्यवसाय को इतना, आप लोग देखे होंगे पहले हम लोग क्या करते थे, दुकान जाते थे सामान खरीदने के लिए, लाइन लगाते थे सामान खरीदने के लिए, पैसे का भुगतान करते थे, हर एक चीज के लिए हमको टाइम वेस्ट करना पड़ता था, समय देना पड़ता था और श्रम भी बहुत लगता था और हरासमेंट भी ज्यादा था। किंतु आज के समय में बैठे बैठे मोबाइल से हम लोग हर चीज सामान खरीद लेते हैं, बैठे बैठे घर में हमारा सामान भी पहुंच जाता है। अगर सामान में कोई क्षति होती है तो भी घर में आकर वो क्या कर देता है, बनाकर चला जाता है। अर्थात कितनी सुविधाएं हमको मिला है केवल आउटसोर्सिंग के माध्यम से। अगला बोलता है एक व्यापारी प्रतिष्ठान को ऐसी सेवाओं का निष्पादन करने के लिए अपने यहाँ पृथक विभाग स्थापित करने की अपेक्षा इन सेवाओं को आउटसोर्सिंग करना अधिक महत्वपूर्ण होता है। अगर आप चाहते हो कि मेरा ग्राहक समय पर संतुष्ट रहे, आप यही चाहते हो ना कि मेरा ग्राहक संतुष्ट रहे, निरंतर बना रहे, तो इसके लिए आपको ऐसी व्यवस्था करनी है कि ग्राहकों को कोई परेशानी का सामना न करें, अर्थात उसको ये सब सेवाएं उपलब्ध कराते रहना चाहिए। अगला पॉइंट होता है आउटसोर्सिंग सेवाओं को लेने में व्यवसाय प्रतिष्ठान को विशेषज्ञों की सेवाओं प्राप्त हो जाती है, जिससे बेहतरीन परिणाम सुनिश्चित होता है। एक व्यवसाय प्रतिष्ठान को इन सेवाओं को प्राप्त पाने के लिए प्रतिष्ठान के भीतर अधोसंरचना की सृजन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वह स्थायी निवेश करने में आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आपको चाहिए कि ग्राहक को संतुष्टि प्रदान करे तो आप एक स्थायी रूप से ना हो, आपको हमेशा खुले, मतलब आपको जाकर ग्राहकों को संतुष्ट करना पड़ता होगा। उसके बाद आता है आउटसोर्सिंग के प्रकार। तो आउटसोर्सिंग के प्रकार में बताया है पहला वित्तीय सेवाएं। आपको वित्तीय सेवाएं आपको देखना, घर में बैठे बैठे बैंकों के माध्यम से मोबाइल में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, आप इस बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को भेज सकते हो, मतलब वित्तीय सेवा। दूसरा विज्ञापन सेवा, आपको देखना नई नई वस्तुओं की जानकारी विज्ञापन के माध्यम से मिल जाती है। तीसरा कुरियर सेवा, आपको सामान कहाँ से मंगवाना है कुरियर के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाता है। ग्राहक समर्थन सेवा, मतलब आपको कोई वस्तुएं खराब मिल गई हो तो आपके समर्थन में एक सेवाएं होती है जिसको हम लोग उपभोक्ता फोरम बोलते हैं। परिवहन सेवा, आपको लेकर सामान भेजना है, मंगाना है, लाना, तो उसके लिए परिवहन सेवा है। बीमा सेवा, आपके सामान में अगर कोई क्षति हो जाती है तो उसका नुकसान से बचने के लिए हमको बीमा कराने, तो बीमा सेवा होता है। बैंकिंग सेवा, स्वास्थ्य सेवा, जिसमें हम लोग अपने स्वास्थ्य का, जैसे अस्पताल हो गया, लेखांकन सेवा हम लोग, और संचार सेवा, ये सब कब संचार मतलब कम्युनिकेट, हम लोग फोन में बात करते हैं, टेलीग्राम, टेलीफोन, इंटरनेट के माध्यम से, तो ये संचार सेवा मतलब आउटसोर्सिंग सेवाओं के बारे में बताया। पहला वित्तीय सेवाएं, ठीक है। वित्तीय सेवा, बड़ी कंपनियों में कोई वित्तीय सेवाओं का संगठन से के बाहर एजेंसियों को लेने की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात आउटसोर्सिंग सेवाओं की व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि किसी के पास सेवाओं के संपन्न करने के लिए अधोसंरचना का सामर्थ्य नहीं होता। वित्तीय सेवाओं की निम्नलिखित सम्मिलित है: प्रतिभूतियों का अभिरोपण, हमीदार और मर्चेंट बैंकिंग, ठीक है। अंशों का पंजीयन, मतलब बैंकों के माध्यम से आपके ऋण पत्र हो गए, है ना, बड़ी बड़ी जो व्यवसाय होते हैं उसके ऋण पत्र होते हैं, देय पत्र, प्राप्ति पत्र होते हैं, इन सबको भुनाना उनके पक्ष में होता है। दूसरा बोलता है विज्ञापन सेवा। विज्ञापन सेवा आपको पता है, विज्ञापन के माध्यम से वस्तुओं की संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाती है। विज्ञापन में वस्तुओं की क्वालिटी के बारे में बताया जाता है, विज्ञापन में वस्तु को किस प्रकार उपयोग करना है वो बताया जाता है। विज्ञापन के माध्यम से
वस्तुओं के मूल्य को बताया जाता है, उसमें क्या क्या विशेषता है, इसके बारे में मतलब संपूर्ण जानकारी आपको विज्ञापन के माध्यम से मिल जाती है। मतलब एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक की संपूर्ण चीजें आपको विज्ञापन के माध्यम से मिल जाती है। और विज्ञापन में आपका बहुत सारे होते हैं, जैसे टेलीफोन, टेलीविजन, है ना, ये सब। कोरियर सेवा, कोरियर सेवा मतलब आपको सामान लाना ले जाना है, मंगाना है, तो इससे संबंधित आपको जो सेवाएं मिलती है वो कोरियर सेवा। जैसे हमारा डाकघर है तो ये सरकारी हो गया, किंतु कोरियर सेवा प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से चलाया जाता है। उसके बाद ग्राहक संबंध सेवा, यदि आपके मूल्य एक बहुमूल्य आभूषण है ना, जैसे आपको कोई क्या बोलते हैं ग्राहक समर्थ सेवा। ग्राहक समर्थ सेवा यदि आपको कोई वस्तुएं ठगी कर दे, साफ सिंपल भाषा में यदि आपको कोई वस्तु से ठगी कर ले, लूट ले, या आपको खराब वस्तुएं बेच के चला जाए, तो ऐसी स्थिति में आपका जो धन का व्यय हुआ उससे बचने के लिए हम ग्राहक उपभोक्ता सेवा जिसको बोला जाता है उसके माध्यम से आप अपने क्षति को, हानि को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम, जिसके बारे में आपको पता है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन ये बैंक के माध्यम से जुड़ा होता है या बैंकिंग सेवा के बारे में आता है, जिसमें हम अपने पैसे को निकाल सकते हैं। पैसा डाल के हम लोग कहीं पर भी किसी समय हम लोग अपना ट्रांजैक्शन, पैसे का लेन देन कर सकते हैं, है ना। तो एटीएम का बताया, एटीएम का आविष्कार कब हुआ, एटीएम कौन बनाया, एटीएम का चलन और एटीएम में क्या क्या बदलाव हुए। पहले था एटीएम पिन डालते थे, पिन मतलब कार्ड डाले, पिन पिटअप करे, फट से हमारा पैसा आ जाता। लेकिन उससे क्या होता था, ग्राहक का पिन चोरी हो जाता था, है ना, ग्राहक का पैसा नहीं निकलता था, बाद में कोई जाके निकालते तो ग्राहक का, तो बहुत सारी कठिनाई आने लगी। फिर धीरे धीरे उस एटीएम मशीन में बदलाव हुआ और आज के टाइम में एटीएम मशीन में एक ऐसी सुविधा आ गई है, आप अपना कार्ड डालो, कार्ड डालने के बाद पिन पुटअप करो, सब चीज ट्रांजैक्शन के बाद एक ओटीपी आपके मोबाइल में आएगा, जो मोबाइल नंबर आपके अकाउंट से लिंक होगा, मतलब अकाउंट से अगर जुड़ा होगा जो मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर में आपका लिंक आएगा, लिंक से ओटीपी आएगा, ओटीपी को आप पुटअप करोगे तब आपका पैसा मिलेगा। अर्थात अब कोई भी व्यक्ति आपका पैसा आपके एटीएम से नहीं जुड़ा। अगर धीरे धीरे हमारे एटीएम हर एक चीज का विकास हुआ तो सरकार ने एटीएम को भी क्या करा, धीरे धीरे तकनीकी रूप में बढ़ाकर ले गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है और आखिरी, स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड तो आपको पता है, हर एक की सुविधाएं आपको स्मार्ट कार्ड के माध्यम से मिल जाती है, जिसमें कुछ ना कुछ प्रतिशत आपको छूट की व्यवस्था होती है। स्मार्ट कार्ड के बारे में पढ़ रहा हूँ। एक स्मार्ट कार्ड चिप कार्ड या एकीकृत पथित कार्ड आईसीसी किसी भी जेब के आकार में कार्ड है जिसमें एकीकृत स्मार्ट सिंबल होता है। स्मार्ट कार्ड आमतौर पर प्लास्टिक से बने होते हैं, जैसे क्लोराइड, लेकिन कभी कभी पॉलीथीन या पॉलीकार्बोनेट उपयोग होता है। 30 अप्रैल 2009 के बाद एक जापानी कंपनी पुनः पुनर्विकृत स्मार्ट कार्ड को बनाने कार्ड का निर्माण किया। स्मार्ट कार्ड क्या उपयोग आता है इसके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ। जैसे उपयोग, छात्र उपस्थिति को ट्रैक करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक पर्स के रूप में कैबिनेट, कैटिंग आइटम, वेल्डिंग मशीन, कपड़े धोने की सुविधाओं के लिए भुगतान करने के लिए, कैटिंग एवं कैटिंग खाने निगरानी में मदद करने हेतु, स्कूल पुस्तकालय में ऋण, ट्रैफिक में, है ना, अभिगोपन नियंत्रण, प्रतिबंध, भवनों के प्रवेश, शयनगृह एवं अन्य सुविधाओं हेतु स्मार्ट कार्ड। और लास्ट है हेल्थ केयर। हम लोग स्मार्ट कार्ड का प्रयोग ज्यादातर अस्पतालों में करते हैं, है ना, और स्मार्ट कार्ड से हमको बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। क्लियर? तो ये तो था आपका व्यवसाय का न्यूनतम स्वरूप का क्लास 4। ये चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद नया चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे। इस चैप्टर के साथ में इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का नोट भेजूंगा। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आप कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का। क्लियर है?